Hello students, my name is Harsh and I'm your business series mentor. Welcome to CUET at the 24/7. Today we are talking about principles of management. बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दिए थे, इनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। एक है आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था और उसकी बात हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं, अगले वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हेनरी फ्योल के 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो ये आपके सामने हेनरी फ्योल की एक तस्वीर है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम जानते हैं कि हेनरी फ्योल कौन थे और हेनरी फ्योल ने अपने प्रिंसिपल्स के बारे में क्या कहा। तो वो जवानी की तस्वीर थी और ये बुढ़ापे की तस्वीर है। 1841 में पैदा हुए थे, 1925 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी। ये कौन थे, इनका काम क्या था? ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फ्रांस के बहुत ही जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फ्रांस के बिजनेसमैन थे। इनका काम था प्रोडक्शन करना चीजों का। और इनकी एक किताब थी द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम से। अब इनकी किताब में इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने दो बातें कही। पहला इन्होंने कहा कि माय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट लॉन्ग बट आर सजेस्टिव इन नेचर। मेरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये लंबे नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ मैं सजेशन दे रहा हूं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मैनेजर को इन सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पालन करना चाहिए, ये सिर्फ इतना कह रहे थे। ठीक है कि भाई मैं तो सजेशन दे रहा हूं इन 14 प्रिंसिपल्स के द्वारा कि एक मैनेजमेंट को इन सारे प्रिंसिपल्स का पालन करना पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन कराने के लिए। तुम्हें नहीं करना है तो तुम मत करो। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये फिक्स नहीं है, दीज आर फ्लेक्सिबल्स एंड डायनेमिक। ये जो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सिचुएशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बदल सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव और अपग्रेड भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज जब इन्होंने भाई मान लो 1901 में दिया होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद लगभग 123 साल बीत चुके हैं। अब 123 साल में बेटा इंडस्ट्रीज भी बदल चुकी हैं, कंपनीज भी बदल चुकी हैं, भारत बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, जियो पॉलिटिक्स बदल चुकी है एंड बिजनेस करने के, मैनेजमेंट करने के तरीके भी बदल चुके हैं। तो इन्होंने ये कहा कि मेरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये जनरल गाइडलाइन है, पालन करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। मैं ये कहूंगा कि पालन करो और जैसे जैसे समय इंप्रूव होता जाए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाए, इन प्रिंसिपल्स को भी अपने लिए इंप्रूव कर लो, मतलब अपनी स्किल्स लगाओ इन प्रिंसिपल्स का यूज करने में, ऐसा इन्होंने कहा। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्टली द लिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल शुड नॉट बी लॉन्ग बट आर सजेस्टिव इन नेचर। जो मेरे प्रिंसिपल हैं ये सजेस्टिव हैं, ये आपको सजेशन दे रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। 14 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स को हिंदी में सिद्धांत बोले जाते हैं। तो 14 सिद्धांत हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। सेकेंडली इन्होंने कहा कि मेरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल है एंड नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं है, ये फिक्स्ड। रिजिड मतलब होता है जो एक जगह ठहरा रहे। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ठहरे नहीं रहेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समय की गति से चलते रहेंगे एंड समय के हिसाब से अपने आप को बदलते रहेंगे, सो दैट चेंजेस कैन बी मेड इन देम इन केस ऑफ नीड। जब भी जरूरत हो आप उनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 14 या 14 प्रिंसिपल्स आते हैं और ये सारे ही प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आपको कुछ सीखने का मौका भी देते हैं अगर आप इनको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाई इनकी करते हो तो। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते हैं आपको, ये आपको रियल लाइफ से भी इंप्लीमेंट करवाएंगे। जब आप मैनेजर बन जाओगे तो आप इन सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पालन करना उचित समझोगे। आपको लगेगा कि हाँ यार ये प्रिंसिपल जो है सही है, हेनरी फ्योल ने दिए थे और इसके द्वारा मैं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अचीव करवा पाऊंगा और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवा पाऊंगा। तो चलिए एक नजर देख लेते हैं सारे ही प्रिंसिपल्स को और समझने की कोशिश करते हैं कि वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, हेनरी फ्योल उन प्रिंसिपल्स के माध्यम से क्या कह रहे हैं, उसके बाद उनका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है और वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या पड़ रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब अगर आप उन प्रिंसिपल्स का पालन करेंगे तो क्या होगा, और अगर नहीं करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो कि है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है और बड़ा रियल लाइफ से रिलेटेड प्रिंसिपल है। यहां पे हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि भैया अपने काम को डिवाइड कर दो लोगों में। मैनेजर खुद अपना काम अकेले नहीं कर सकता है सारा काम, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने काम को और लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि उसका वर्क बर्डन कम होगा और लोग
जब एक ही काम को करेंगे बार 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 बार, तो लोगों का स्पेशलाइजेशन अचीव होगा, लोगों का स्पेशल मतलब जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ेगी किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अच्छा, एक बात और, ये जो प्रिंसिपल हमारा है मैनेजमेंट का, ये मल्टीटास्किंग के विरोध में काम करता है, मल्टीटास्किंग के विरुद्ध है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा आपके घर में, आपकी ही हो सकता है ऐसी आदत हो कि आप टीवी भी चल रही होती है, आप खाना भी खा रहे होते हो, इधर फोन में ईयरफोन भी लगा होता है और इधर किताब भी खुली होती है। अब कहने को आप 4 काम एक साथ कर रहे हो, लेकिन कायदे से आप एक काम भी नहीं कर रहे हो, ना ही खाना मन से खा रहे हो, ना ही पढ़ाई मन से कर रहे हो, ना ही फोन मन से चला रहे हो, और ना ही टीवी ही जो में आ रहा है वो आपको ज्ञान मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मल्टीटास्किंग के विरोध में ये प्रिंसिपल बात करता है। ये प्रिंसिपल कहता है एक बार में एक काम करो, वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है भाई, तो डिवीजन ऑफ वर्क चलिए अब जो है पढ़ के देख लेते हैं। द फर्स्ट हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट is based on, यहां पे लाइन लिखी हुई, the first principle of management is based on the theory that if an employee is given a specific task to do, अगर एक एम्प्लॉय को एक टास्क दिया जाएगा करने के लिए, सिर्फ एक टास्क दिया जाएगा करने के लिए, they will become more efficient, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, एंड स्किल्ड इन इट, और ज्यादा स्किल हो जाएंगे। जब एक ही काम को बार बार करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और ज्यादा स्किल्ड हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल इज अपोज्ड टू मल्टीटास्किंग कल्चर। ये प्रिंसिपल अपोज्ड है मल्टीटास्किंग कल्चर के, मल्टीटास्किंग कल्चर के विरोध में बात करता है। वेयर एन एम्प्लॉय इज गिवन सो मेनी टास्क टू डू एट वंस, जहां पे एक एम्प्लॉय को बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हेनरी फ्यूल कह रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क में। कह रहे हैं एक बार में एक एम्प्लॉय को एक ही काम दो, ताकि मल्टीटास्किंग ना हो, एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और स्पेशलाइजेशन अचीव हो पाए। इन दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, यहां पे काम को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, और आप जब काम को डिवाइड कर देते हो तो हर इंसान जब अपना अपना काम करता है तो वो अपने अपने काम में अच्छा हो जाता है। जैसे मैं अगर कहूं कि मैं भाई बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं, तो हो सकता है कि मैं उसमें ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो ये क्या है, ये भैया डिवीजन किया गया काम का। कॉमर्स में अमन सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, पूजा मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, तो काम को क्या कर दिया गया भैया, डिवाइड कर दिया गया। जो हमारा काम था पढ़ाने वाला, वो हम तीनों लोगों में आपस में डिवाइड कर दिया गया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और हर इंसान अपना अपना काम कर सके, स्पेशलाइजेशन भी अचीव हो पाए। अब ये जो बेटा फोटो में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो मैनेजर है, ये अपना काम आगे 3 लोगों में डिवाइड कर रहा है, एंड ये 3 लोग अपना काम आगे और 3 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मैनेजर्स के ऊपर वर्क बर्डन नहीं आ रहा है, एंड ये सारे वर्कर्स जो ग्रे कलर के आपको दिख रहे हैं, ये सारे अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क फॉर यू, राइट। तो बच्चों आई होप कि आपको पहला प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा, काम को अपने डिवाइड करो। अच्छा, एक एग्जांपल रियल लाइफ का अगर इसमें देखा जाए तो बेटा अगर मैं देखूं तो भाई इस पूरे देश को संभालेगा कौन? आप कहोगे सर प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मालिक है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। पार्टी का मालिक की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, पार्टी के मालिक तो बदलते रहते हैं। पार्टी तो आप ये समझ लो कि भैया पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो नेता होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो उसका राजा होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी किसको प्राइम मिनिस्टर बनाती है, वो जो हो जाएगा देश का राजा हो जाएगा, जो भैया देश के लिए फैसले ले रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, अब क्या नरेंद्र मोदी हर स्टेट का काम, पूरे देश का काम, विदेश का काम सब एक साथ देख लेंगे, सब एक साथ मैनेज कर लेंगे? उत्तर है नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और उन्होंने कई सारी मिनिस्ट्रीज बांट रखी हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या MHRD भी कहते हैं। फिर आपका फिर आपका रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री, फिर आपका गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को डिवाइड कर रखा है। इसी के साथ साथ हर स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है। जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर अलग है, बंगाल के अलग है, राजस्थान के अलग हैं, गुजरात के अलग हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने काम को डिवाइड कर दिया। फिर चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, अपने काम को जिला अधिकारियों को डिवाइड कर रहा है। जिला अधिकारी बोले तो IAS, जो किसी जिले का मालिक टाइप का होता है। फिर जिला अधिकारी क्या कर रहा है, वो IPS को अपना काम दे रहा है। अब आप समझ रहे हो कैसे एक पावर किसके पास थी, प्राइम मिनिस्टर के पास, और वो करते 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 कितने लोगों में बढ़ गई, तब जाके एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हर इंसान अपना अपना काम कर पा रहा है, एंड लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव आपके हो पाएंगे, एंड लीडिंग टू स्पेशलाइजेशन एज वेल। ठीक है भाई, तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। यहां पे अगर हम इस डिवीजन ऑफ वर्क का पालन करते हैं तो सबसे पहले आपको स्पेशलाइजेशन के एडवांटेज अचीव हो जाएंगे, आप स्पेशलाइज हो जाओगे किसी एक काम को करने में, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क आपका बढ़ेगा, आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर आप क्वालिटी दे पाओगे, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो
है ना, वो स्पीडली हो पाएगा। डिक्रीज इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स के वेस्टेज नहीं होंगे। रिसोर्स का वेस्टेज समझ रहे हो कि भैया पैसा आया 200 करोड़, 100 करोड़ का काम हुआ और बाकी 100 करोड़ भ्रष्टाचार में चला गया या पता ही नहीं चला कि कहां चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी जब वो एक ही काम को बार बार करेंगे। तो भैया दो तीन चीजें हमको समझ में आई। पहला, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। दूसरा, इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ वर्क। तीसरा, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। चौथा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और पांचवा, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन के एडवांटेज मिलेंगे, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही ये सारी चीजें याद हो जाए। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस मिलेंगे, फिर आपके वर्क की क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी, रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क का पालन नहीं करते हैं तो ये जो जितनी भी चीजें हैं इनका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहां पे एडवांटेजेस था तो यहां पे डिसएडवांटेज हो जाएगा, भैया स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी। यहां पे क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ रहा था, यहां पे क्वालिटी ऑफ वर्क घट जाएगा। यहां पे प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ रही थी, यहां पे प्रोडक्शन की स्पीड घट जाएगी। यहां पे रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा था, यहां पे तो मतलब होगा ही, यहां पे डिक्रीज हो रहा था ना, डिक्रीज इन द रिसोर्स ऑफ वेस्टेज, डिक्रीज इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, कि भैया रिसोर्स के वेस्टेज कम हो रहे हैं, यहां पे इंक्रीज हो जाएंगे, जो उल्टा हो जाएगा। यहां पे एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स बढ़ रहा था, यहां पे एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स घट जाएगा, मतलब वर्कर्स की एफिशिएंसी घट जाएगी अगर आप इनका पालन नहीं करेंगे तो। जो ये वाले वर्ड है ना, बस इनका उल्टा करना है आपको और कुछ नहीं। ये जो एडवांटेज जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये जो इंक्रीज लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है इंक्रीज, इधर हो गया डिक्रीज और इधर हो गया इंक्रीज। तो जहां जहां एडवांटेज है वहां हो जाएगा डिसएडवांटेज, जहां जहां इंक्रीज है वहां हो जाएगा डिक्रीज, है ना, और जहां जहां डिक्रीज है वहां वहां हो जाएगा इंक्रीज। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। वॉयलेटिंग इफेक्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, द अबव मेंशन्ड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल। बेटा अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करते हो, वर्क को डिवाइड नहीं करोगे तो स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं हो पाएगी। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स विल बी रिड्यूस, और वर्क एफिशिएंसी भी लोगों की कम हो जाएगी। पालन करोगे तो बढ़ेगी, यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। पालन नहीं करोगे, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स विल बी रिड्यूस। चलो बेटा, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करता है कि अगर मैनेजर अपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई काम देता है करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी भी तो दे, तभी तो वो इंसान काम कर पाएगा ना। अब बेटा जैसे मैनेजर है, मैनेजर मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ने कहा जा बेटा सब्जी लेके आ, आप चले गए सब्जी लेने, सब्जी लेने गए तो पता चला पापा ने पैसे तो दिए ही नहीं है, पापा से वापस गए पैसे मांगने, पापा ने पैसे दिए, पापा ने पैसे दे दिए, पापा ने कहा बेटा जो तेरा मन करे खर्च कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पापा ने आपको पैसे खर्च करने की अथॉरिटी भी दे डाली, अथॉरिटी दे दी। अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है और आपके पास अथॉरिटी भी आ गई है पैसा खर्च करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब्जी खरीदना, एंड अथॉरिटी क्या है कि पैसा खर्च कर सकते हैं। तो भैया मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को क्या क्या देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और अथॉरिटी देता है, और बदले में सबऑर्डिनेट मैनेजर को क्या देता है, अकाउंटेबिलिटी देता है, यानी कि जवाबदेही देता है कि भैया पैसा कितना खर्च हुआ ये आपको अपने पिताजी को बताना पड़ेगा, कौन सी सब्जी कितने रुपए की आई ये बताना पड़ेगा। मतलब अकाउंटेबल हो जाओगे आप मैनेजर या पिताजी को लेके। एक एग्जांपल दिया पिताजी और बेटे का, यहां पे मैनेजर और सबऑर्डिनेट से ही समझते हैं कि भैया मैनेजर ने अपना कोई काम दिया, सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, एंड बदले में सबऑर्डिनेट क्या देगा, अकाउंटेबिलिटी देगा। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। अगर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, बिना अथॉरिटी के वो काम नहीं कर पाएगा। यहां पे लिखा भी हुआ है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलना है ना। इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क, जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पर्टिकुलर काम दिया जाएगा उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाएगा उस काम के लिए। क्या बना दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाएगा। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ ही इज गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा तभी कर पाएगा जब उसको अथॉरिटी दी जाएगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए अब जानते हैं कि भैया इसका पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, अगर आप प्रॉपर अथॉरिटी देते हो, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो,
तो आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे एंड एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूं लाइफ में। निगेटिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहले, अगर जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो हो सकता है कि अथॉरिटी का मिसयूज हो जाए। wrongful यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ मोर अथॉरिटी इज गिवन देन इज नीडेड। अगर जरूरत से ज्यादा दे दी तो मिसयूज हो सकता है, जरूरत से कम दी तो हो सकता है टारगेट अचीव ना हो, डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट। इन केस लेस अथॉरिटी इज गिवन देन इज नीडेड, अगर आपने जरूरत से कम अथॉरिटी दी है तो हो सकता है आपका टारगेट ही अचीव ना हो। तीसरी बात, कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट इन केस द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। बेटा क्योंकि सबऑर्डिनेट बहुत होते हैं और पूरी टीम में काम करना पड़ता है। अब आपने ऑब्जेक्टिव अगर अचीव कर भी लिए तो पता नहीं लग पाएगा कि किस बंदे के मेहनत से या किस बंदे की हेल्प से ये जो हमारा टारगेट है ये अचीव हुआ है। तो भैया कहा जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहीं पे मान लीजिए कि काम बिगड़ गया तो भी आप पहचान नहीं पाओगे कि किसकी वजह से काम बिगड़ा। अब गाड़ी नहीं चल रही है, अब टायर बनाने वाले की गलती थी, इंजन लगाने वाले की गलती थी, कि भैया कोई और वायरिंग में दिक्कत आ गई, दिक्कत कहां पे आ रही है थोड़ा पता लगाना मुश्किल है। डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज को अथॉरिटी नहीं दी जाएगी वो अपने काम को कर नहीं पाएंगे, और अगर काम नहीं कर पाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस हमेशा गिरता जाएगा। चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और बात करते हैं अब थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। बड़ी सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अनुशासन में हेनरी फोल ये कहते हैं कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस का और एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट का, किसका किसका, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस का और एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट का सबको पालन करना पड़ेगा, चाहे वो मैनेजमेंट हो और चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो सुपीरियर हो और चाहे वो सबऑर्डिनेट हो। हाँ, शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। मैनेजमेंट के जो भी रूल्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, उसका पालन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को ही करना पड़ेगा, विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने स्कूल को याद कर सकते हैं। स्कूल में आपके टीचर भी डिसिप्लिन में रहते हैं, उनका फिक्स टाइम है आने का, पढ़ाने का, और आपका भी फिक्स टाइम है स्कूल आने का, स्कूल से जाने का, टीचर्स का भी फिक्स टाइम है। इनफैक्ट आप पहले चले जाते होंगे, टीचर्स आपके बाद में जाते होंगे, आप 2-3 बजे छुट्टी हो जाती होगी, टीचर की 4 से 5 बजे छुट्टी होती होगी। कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन में ही आता है। समझ रहे हो कि भैया वो भी अपने डिसिप्लिन में आ रहा है और आप भी अपने डिसिप्लिन में आ रहे हो। यही टीचर्स ही नहीं, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की बात करिए तो वो भी डिसिप्लिन में ही रहते हैं, उनका भी अपना एक ड्रेसिंग कोड होता है। जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म होती है तो वो भी अगर फीमेल है तो साड़ी वाड़ी पहन ली, या अगर मेल है तो फिर उन्होंने शर्ट पैंट या सूट पहन लिया। ठीक है, कोई भी टी शर्ट पहन के नहीं आता होगा, कोई भी टी शर्ट हो गया अगर स्कूल की बात की जाए। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या हो रहा है, हर तरह से डिसिप्लिन का पालन करवाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट की। सबसे पहले, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हैज अ बेटर रेपुटेशन अमंग द पीपल। जिस ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी तो बरकरार रहेगी ना। और ऐसा आपने अपने स्कूल में देखा होगा, अपने एरिया में देखा होगा, जिस स्कूल में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं लड़कों के, उसका नाम थोड़ा बदनाम रहता है ये लोकेलिटी में। और जिस स्कूल में अनुशासन बहुत अच्छे से पालन किया जाता है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी तो बढ़िया होती है ना, स्कूल की रेपुटेशन भी बढ़िया होती है। इसके अलावा एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट और लेबर के रिलेशन भी सुधरते हैं। भाई मैनेजमेंट भी रूल का पालन कर रहा है, लेबर भी रूल का पालन कर रहा है, दोनों सेम पेज पे आके रूल का पालन कर रहे हैं, तो उनके रिलेशन भी बेटर हो जाते हैं। इसके अलावा वॉयलेटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। अगर आपने पालन नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं रही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी रेपुटेशन गिर सकती है। डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाइट ऑफ डिसऑर्डर, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो डिसऑर्डर होगा ऑर्गेनाइजेशन में। डिसऑर्डर का मतलब है कि भैया कोई चीज अपने ऑर्डर पे, स्थान पे नहीं रहेगी। हर चीज का अपने स्थान पे होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं होगा आपका डिसिप्लिन तो फिर डिसऑर्डर बना रहेगा। हमेशा लोगों के मन में डाउट और सस्पिशन बना रहेगा, शक की निगाहों से लोग आपको देखेंगे। जैसे मान लो आने जाने का कोई टाइम नहीं है, अब कौन सा वर्कर 7 बजे आया, कौन सा वर्कर 8 बजे आया, कौन सा 10 आया, कौन सा 11 आया, और कौन सा 12 बजे के बाद यानी कि लेट आया। अब हमेशा ही मैनेजमेंट सब पे शक करता रहेगा कि ये लेट आया, ये लेट आया, ये लेट आया। अगर आप रूल बना दोगे, बायोमेट्रिक सिस्टम बना दोगे, तो भैया कोई डाउट, कोई सस्पिशन नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप रूल का पालन नहीं करोगे तो फिर एम्प्लॉयज के कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। मैनेजमेंट को भी देखना होगा कि भैया रूल का पालन हम करें, और वर्कर्स को भी देखना होगा ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े।
क्योंकि अगर वो टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी तो अचीव कर पाएंगे ना। ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बिल्कुल जी। बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, दैट इज फोर्थ प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल सा प्रिंसिपल है, इतना सा कहता है कि एक समय पे एक सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट मतलब नीचे लेवल वाला इंसान जो है, एक समय पे एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब कमांड किससे लेना है? एक समय पे एक ही सुपीरियर से। अगर एक समय पे एक सबॉर्डिनेट दो सुपीरियर से ऑर्डर लेगा या कमांड लेगा तो दिक्कत आएगी कि किसका ऑर्डर पहले फुलफिल करे। इस दिस प्रिंसिपल के हिसाब से यूनिटी ऑफ कमांड, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड बी रिसीव ऑर्डर्स, ध्यान से सुनना, एंड आप पढ़ोगे एक लाइन, आपको रीड करोगे समझ में आ जाएगा। एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड बी रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। एक समय पे एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना है और उसी को अकाउंटेबल भी होना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये रेड वाला है और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं, अब ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये सबॉर्डिनेट है, देखिए ये वाला ग्रीन डॉट भी इससे ऑर्डर ले रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला ग्रीन डॉट किससे ऑर्डर ले रहा है? सिर्फ एक से ऑर्डर ले रहा है। ये वाला ग्रीन डॉट भी एक से ऑर्डर ले रहा है और ये वाला ग्रीन डॉट भी एक से ऑर्डर ले रहा है। लेकिन यहां पे देखिए, ये जो ग्रीन डॉट है ये बेचारा इससे भी ऑर्डर ले रहा है और इससे भी ऑर्डर ले रहा है। ये वाला भी इससे ऑर्डर ले रहा है और इससे ऑर्डर ले रहा है। ये वाला भी इससे ऑर्डर ले रहा है और इससे ऑर्डर ले रहा है। यहां पे क्या हो गई? पूरी खिचड़ी पक गई। और यहां पे क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके फायदे नुकसान आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे दोबारा ये डायग्राम बना लेते हैं। देखो बेटा, मान लो है दो सुपीरियर, ठीक है, और मान लो कि आप हो सबऑर्डिनेट, आप हो सबऑर्डिनेट। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है लेकिन समझ में आ जाएगा। सुपीरियर है ए और बी और आपका है नाम है सी, सबऑर्डिनेट का नाम है सी और सुपीरियर का नाम है ए और बी। अब सी बैठा हुआ था कुर्सी पे, ए ने कहा चाय ले आओ, बी ने कहा पानी ले आओ। अब बेचारा सी करे तो क्या करे? अच्छा, दोनों ने एक ही टाइम पे कहा कि चाय भी ले आओ पानी भी ले आओ। अगर चाय पहले लाके देगा तो बी बुरा मान जाएंगे और अगर पानी पहले लाके देगा तो ए बुरा मान जाएंगे, क्योंकि ए ने मांगा था चाय और बी ने मांगा था पानी। उनको भी चाहिए तुरंत तुरंत, तुरंत सबको काम चाहिए होता है। तो भैया समझ गए कि एक की बात मानोगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, मतलब कंफ्यूजन होगा। तो भैया चौथा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। अगर यूनिटी ऑफ कमांड होगा, अगर एक ही आदमी से आप कमांड लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दूसरी बात, एफिशिएंसी सबऑर्डिनेट्स की बढ़ेगी, उनको पता होगा हमें किससे ऑर्डर लेना है और क्या काम करना है। सुपीरियर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी हो जाएगा कि किससे गलती हुई या किसने काम को अचीव किया, किसने काम अच्छा किया, किसने काम खराब किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट, बात खत्म। ठीक है, अगर एक सबऑर्डिनेट होगा और 4-5 सुपीरियर से ऑर्डर लेगा तो पता ही नहीं चलेगा किसकी गलती की वजह से काम बिगड़ा। वायलेटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड का पालन नहीं करते हो, यूनिटी ऑफ कमांड आप उसका निर्वहन नहीं करते हो, उसके बारे में सीरियस नहीं लेते हो उसको ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा? सबसे पहले कंफ्यूजन बढ़ेगी, देयर शुड बी अ कंफ्यूज सिचुएशन। सबऑर्डिनेट्स की एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, सुपीरियर्स की एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, सब कुछ रिड्यूस होगा। कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि सुपीरियर का ईगो आप हर्ट करोगे। मैंने बताया ना चाय और पानी वाला एग्जांपल, अगर एक के लिए चाय लेने जाओगे तो पानी वाला बुरा मानेगा, पानी लेके आओगे तो चाय वाला बुरा मांगेगा। इसका मतलब लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद या क्लेश भी हो सकता है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि एक ही बंदा किसकी किसकी बात सुन रहा है उसको खुद नहीं पता होगा, तो डिसऑर्डर भी होगा और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पांचवा प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिंपल सी बात कह रहा है, एक लाइन में समझ में आ जाएगा, दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान, कि भैया एक प्लान के लिए एक हेड होना चाहिए। हैव फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, भैया एक्टिविटीज का कोई ग्रुप है, हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, जिनके सेम ऑब्जेक्टिव है। सिंपल सी बात है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कह रहा है कि देयर शुड बी वन हेड फॉर अ वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। देयर शुड बी वन हेड फॉर अ वन प्लान, एक ही मालिक होना चाहिए एक प्लान का, पहली बात। दूसरी बात, एक्टिविटीज का ग्रुप है तो अच्छी बात है, और जिनके ऑब्जेक्टिव हो सेम,
जैसे कि अब यहां पे फोटो में आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला है ये बाकी अपनी पूरी टीम को बाकी अपने पूरे ग्रुप को एक ही डायरेक्शन में लेके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ अकेला यही मालिक है पूरे प्लान पूरी टीम का जिनके ऑब्जेक्टिव सेम है। तो ये हो गया भैया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बात करते हैं इनके पॉजिटिव इफेक्ट की। अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का पालन करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बनी रहेगी, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे और कोऑर्डिनेशन भी बनी रहेगी। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि भैया इन लोगों में कोऑर्डिनेशन आपको साफ नजर आ रही होगी कि सब एक के पीछे एक चलते चले जा रहे हैं, कोई इधर उधर भाग नहीं रहा है। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो स्पेशलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे। मतलब भैया जब एक ही प्लान के अलग अलग लोग हेड हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। किसकी बात माने? तो स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी अगर आप पालन नहीं करते हो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो कहा गया उसको नहीं मानते हो तो एफिशिएंसी जो है आपकी कम होगी। ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन भी अचीव नहीं हो पाएगी। आप कोऑर्डिनेट होके काम नहीं कर पाओगे इन द एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज, राइट। तो भैया सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी और स्पेशलाइजेशन बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएंगे आप। अगला आता है बेटा, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, देखो हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि पहले जैसे एक नागरिक के लिए हमसे कोई पूछता है बेटा अच्छे इंसान हो, बिल्कुल अच्छे इंसान है, अच्छे देशवासी हो, बिल्कुल अच्छे देशवासी है। क्यों? क्योंकि हम पहले अपने से पहले समाज के और देश के बारे में सोचते हैं। नागरिक, एक अच्छा नागरिक कौन होता है? जो अपने से पहले समाज या देश के बारे में सोचे, इधर उधर गंदगी ना करे। अब देश के बारे में सोचने का सारा जिम्मा आर्मी का ही नहीं है, हम लोगों का भी है, ठीक है। हम लोग अपने स्तर से देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि पहले देश फिर तुम। एक पिक्चर का डायलॉग है जहां पे सनी देओल बोल रहे हैं कि भैया बॉर्डर का है शायद, कि भैया लड़ने जो लोग जा रहे हैं पहले भारत माता की सोचे और उनके नाम पे 15-20 आतंकियों को या सामने वाले पार्टी को मारो। फिर अगर ताकत कुछ रह जाए अपने लिए तो अपने घर परिवार के नाम से मारो और अपने भाई बंधुओं के नाम से मारो जो आपके फौज में है। फिर कुछ ताकत बच जाए तो 2-4 अपने नाम से भी मार देना, ठीक है। सबसे पहले किसको देखना है? हमें देश को देखना है, यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ये एग्जांपल था, सबसे पहले एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद अपने इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए, अपने हित की बात करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर एक एम्प्लॉय सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, जैसा कि यहां आपको दिख रहा होगा, तो आप हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं कि एक मैनेजर को क्या करना है? इसको उठा के जनरल इंटरेस्ट में डाल देना है। इसका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है इसको उठाओ और जनरल इंटरेस्ट में डाल दो, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा कि कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है तो तुम हो, कंपनी नहीं है तो तुम भी नहीं हो। बड़ी सिंपल सी बात है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या कह रहा है? अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि सबऑर्डिनेशन कर दो इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, ये हो गया एक पार्ट में पढ़िए, टू जनरल इंटरेस्ट। कहां पे कर दो? जनरल इंटरेस्ट में कर दो, टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन कर दो मतलब पहले आएगा जनरल इंटरेस्ट, फिर आएगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर मैं भाई पहला लेवल किसका है? जनरल इंटरेस्ट का, और दूसरा लेवल किसका है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट का। एक और डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं भाई। ये देखिए, ये वीन डायग्राम है। पहले आ रहा है आपका जनरल इंटरेस्ट और फिर आ रहा है आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट का पार्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग नहीं हो सकता है, जैसे यहां पे दिखाया जा रहा है। सबसे पहले is one of the 14 Fiole's principle where any individual's interest that conflicts within an organization। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मतलब मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा कोई भी किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मैच नहीं हो पा रहा है, मस्ट बी सबऑर्डिनेटेड मतलब उसको मिला दो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में। अब कैसे मिलाना है ये आपके ऊपर है, आप उसको समझा सकते हो, उसकी सैलरी काट सकते हो, जो कर पाओ करो। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फाइंड वेज टू रिकंसाइल द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, अगर टेंशन है तो उसको तुरंत खत्म करो, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में जो है मिला दो। जैसा कि यहां पे आपको दिख भी रहा होगा कि जितने भी जनरल इंटरेस्ट के लोग हैं ये सारे इस अकेले खड़े हुए इंसान को बुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि भैया आप तू भी हमारी साइड आ जा, ठीक है। वो बंदा कह रहा है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं।
तो अब बात करते हैं भैया इनके पॉजिटिव इफेक्ट की। सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में जोड़ दोगे तो वो उस एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा होगा, है ना। तो भैया ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए भी करिए। दूसरी बात, एवरीबडी इज प्रॉफिट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रॉफिट आपका प्रॉफिट, कंपनी का लॉस आपका लॉस। कंपनी के पास पैसे नहीं बचेंगे तो आपको भी सैलरी नहीं दे पाएगी, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन्ड, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे और सब में कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। इसके अलावा यहां पे देखते हैं, अगर आप वॉयलेट करते हो, अगर आप नहीं मानते हो तो सबसे पहले क्या होगा, ह्यूमैनिटी वॉयलेटेड, आपकी ह्यूमैनिटी वॉयलेट हो जाएगी। आप भैया ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ध्यान ही नहीं रखना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी जरूरी है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, हेनरी फ्योल सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भैया सबऑर्डिनेट कर दो, पहले जनरल इंटरेस्ट फिर उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट। वो ये नहीं कह रहे कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को खत्म ही कर दो। उसके बाद इंक्रीज इन जेलेसी, बेटा क्या हो जाएगा, जेलेसी वगैरह की भावना भी यहां से निकल के आती है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे एंड कोऑर्डिनेशन में भी लैक आएगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे इसके नुकसान है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बड़ा ही आसान, बड़ा ही इजी सा प्रिंसिपल है। पहले आप लोग थोड़ा सा रीड करके बच्चों देखो, और रीड करोगे तो ही समझ में आ जाएगा सारी की सारी कहानी। ओके, तो हेनरी फ्योल अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को फेयर वेजेस मिलने चाहिए एंड जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। फेयर वेजेस का मतलब ये है कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है और एक तरफ सेल्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है। बेटा दोनों को इक्वल सैलरी मिले, मान लीजिए इनके 10,000 है सैलरी, तो इनकी भी 10,000 होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। जरा एक बार रीड करके देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस। एम्प्लॉय को अपने काम के लिए फेयर वेजेस मिलने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। दैट दे कैरी आउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने वर्कर्स को अंडर पे करती है, मतलब पूरा पैसा नहीं देती है, वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट नहीं रख पाती है और क्वालिटी वर्कर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख पाती, क्योंकि जो अच्छा काम करते होंगे ना उनको कहीं और ज्यादा पैसा मिल जाएगा, जहां पे ज्यादा पैसा मिल जाएगा वो वहां चले जाएंगे। दिस रेम्यूनरेशन शुड इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यहां पे इंसेंटिव वर्ड जोड़ लो कि बेटा जो रेम्यूनरेशन आप देने की बात कर रहे हो उसके अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों ही जुड़े हुए हैं। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, हेनरी फ्योल अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले बराबर का पैसा दो, दूसरी बात जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है उसको फेयर वेजेस दो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे फेयर वेजेस नहीं दिए जाते हैं, जहां पे प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाते हैं, विल स्ट्रगल टू मोटिवेट। और क्वालिटी वर्कर्स, जो वर्कर्स अच्छा काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में टिकते नहीं है, वो छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि किसी और ऑर्गेनाइजेशन में उनको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट की। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं कि अगर आप रेम्यूनरेशन का पालन करते हो तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो होगा भैया कि जो एम्प्लॉय है, पैसा तो सबको अच्छा लगता है बेटा, तो एम्प्लॉय जिसको पैसा मिल रहा होगा फेयर वेजेस, वो इनकरेज रहेगा, हमेशा काम करने के लिए आतुर रहेगा और सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। दूसरी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेटेड रहेगा, तो स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन उसके अंदर बनी रहेगी। और तीसरी बात है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन को कम छोड़ के जाएंगे और लेबर टर्नओवर रेट डिक्लाइन होगा। लेबर टर्नओवर रेट वो रेट होता है जिससे ये पता लगता है कि एक महीने या एक साल में कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए, और एक ऑर्गेनाइजेशन जहां से लोग छोड़ छोड़ के बाहर चले जाते हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती है, वो खराब मानी जाती है। तो भैया लेबर टर्नओवर रेट से आपको क्या करना है, अपने आप को बचाना है, बढ़ने नहीं देना है। सारे एम्प्लॉयज को अपने यहां होल्ड करके रखना है, और होल्ड कैसे करोगे, जब उनको प्रॉपर पैसा दे पाओगे। वॉयलेटिंग इफेक्ट की बात करता हूं, अगर आप नहीं पालन करोगे, अगर आप रेम्यूनरेशन नहीं बराबर दोगे, फेयर वेजेस नहीं दोगे, अंडर पे करते रहोगे, तो ना ही एम्प्लॉयज इनकरेज फील करेंगे, ना ही एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे, डिसऑनेस्टी बढ़ेगी, ईमानदार रहेंगे नहीं, लेबर टर्नओवर रेट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा।
लेबर टर्नओवर रेट भी इंक्रीज होगा। तो ये सारे इसके नुकसान है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे भी सारे प्रिंसिपल आपको सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। सेंट्रलाइजेशन मतलब दो डायग्राम बना देना हो, ये है आपका सेंट्रलाइजेशन जहां पे सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक इंसान के पास होती है। यहां पे सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक इंसान के पास होती है, ये होता है सेंट्रलाइजेशन, जहां पे सारी पावर एक इंसान के पास है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पे सारी डिसीजन मेकिंग पावर मैनेजर बांट देता है हर चारों ओर, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर बांट दी जा रही है और सेंट्रलाइजेशन में पावर अपने पास बुला ली जा रही है। सेंट्रलाइजेशन यहां पे देखो है ना, सेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, सारे लोग किसको कमांड कर रहे हैं, सारे लोग इसको आके बोल रहे हैं, ठीक है। तो सारी पावर इसके पास है, यहां पे सबके पास पावर है क्योंकि पावर बढ़ चुकी है। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, अच्छा लिखोगे क्या पेपर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपने समझ लिया, लेकिन लिख के क्या होगा ये अब देखो। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है अथॉरिटी एक ही जगह पे जब इकट्ठी हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। तो वर्ड क्या निकल के आ रहा है यहां पे इंपॉर्टेंट आपके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल of the organization. It is a systematic and consistent reservation of authority at the central points. भैया ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका है ताकि अथॉरिटी एक सेंट्रल पॉइंट पे आगे बनी रहे, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में जो अच्छा वर्ड निकल के आ रहा है आपके लिए वो है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब बांट देना। डिसेंट्रलाइजेशन मींस द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे हर दिशा में बांट दो, अपनी अथॉरिटी हर दिशा में बांट दो, कहीं मत देखो कि भैया किसको दे रहे हैं, दे दो, जाके अपनी पावर को क्या कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो। It refers to a systematic effort to delegate to the lowest levels all authority except which can be exercised at a central point. सारी अथॉरिटी बांट दो, लोवेस्ट लेवल तक बांट दो, जितना बांट सकते हो बांट दो, अपने पास बस कुछ की पावर रखना, ये कहता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए अब इसके पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। बेटा अगर आप सेंट्रलाइजेशन नहीं करते और डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, भाई अच्छी बात क्या है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, अपनी पावर्स को बांट दो। अगर पावर्स को बांट देते हो तो सुपीरियर का वर्कलोड डिक्रीज हो जाएगा और ये अच्छी बात है, वर्कलोड कम हो जाएगा। अगर वर्कलोड कम हो जाएगा तो वो अच्छे और जल्दी बेहतर फैसले ले पाएगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप सबऑर्डिनेट्स को पावर बांटोगे तो वो भी इनकरेज फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, तो ये भी बड़ी सही बात है। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो क्या होगा, सबसे पहले अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अगर आप ज्यादा सेंट्रलाइजेशन करते हो, सारी पावर अपने पास रखना चाहते हो छुपा के, तो क्या होगा, आपका वर्कलोड बढ़ेगा, किसका, सुपीरियर का वर्कलोड बढ़ेगा। अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर्स। और अगर आप बहुत सेंट्रलाइजेशन कर देते हो, सारी पावर बांट दी, खुद कुछ कर ही नहीं रहे, बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट का वर्कलोड बढ़ेगा। आपको क्या करना है बेटा, आपको बैलेंस रखना है। क्या करना है आपको, बैलेंस रखना है। अगर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कर दोगे तो सुपीरियर का वर्कलोड बढ़ेगा, और बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे तो सबऑर्डिनेट का वर्कलोड बढ़ेगा। मतलब वर्कलोड किसी ना किसी का बढ़ेगा अगर मिसमैच होगा। आपको बैलेंस रखना है, ना ज्यादा बांटना है ना ज्यादा अपने पास रखना है। इम्पेशेंट एंड रॉन्ग डिसीजन बाय सुपीरियर्स इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। अगर सारी पावर अपने हाथ में होगी तो सुपीरियर कोई भगवान तो है नहीं, गलती सुपीरियर से भी हो सकती है, तो हो जाएगी। इम्पेशेंट एंड रॉन्ग डिसीजन। इसके बाद सबऑर्डिनेट्स को अगर पावर नहीं मिलेगी तो वो इनकरेजमेंट फील नहीं करेंगे, वो डिसइनकरेजमेंट फील करेंगे कि भैया हमें तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्केलर चेन। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर यू, हेनरी फ्योल का है। बड़ा ही अच्छी बातें इसमें कही गई हैं, जरा एक बार देख लेते हैं। हेनरी फ्योल कह रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, डायग्राम देख के आप समझ जाओगे। हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि मान लीजिए डी है, तो डी जो है वो उसको कोई बात पहुंचानी है जी के तरफ, डी को जी से कुछ बात करनी है। लेकिन स्केलर चेन का प्रिंसिपल कहता है कि या तो डी अपने से लोअर लेवल पे बात कर पाएगा या तो अपने से अपर लेवल पे बात कर पाएगा। सी अपने से एक अपर और एक लोअर, बी अपने से एक अपर और एक लोअर, और बी ए अपने से एक अपर और एक लोअर। क्योंकि ए का कोई अपर है ही नहीं, ए ही अपर है, तो दो लोअर, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं भैया, अब डी के सामने समस्या ये कि मैं तो एक लोअर और एक अपर से बात कर सकता हूं, तो अपनी बात जी तक कैसे पहुंचाऊं, जो एक अलग डिपार्टमेंट में काम करता है, मैं एक अलग डिपार्टमेंट में काम करता हूं। तो डी कहेगा अपनी बात सी से, सी कहेगा बी से, बी कहेगा ए से, ए कहेगा ई से, ई कहेगा एफ से,
और एफ कहेगा जी से। अब सर ये क्या कह रहे हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग काम करते हैं, वो आपस में बात भी नहीं कर सकते हैं? बेटा कर सकते हैं, लेकिन स्केलर चेन कहता है कि अगर आप स्केलर चेन का पालन करते हो तो फिर नहीं कर सकते हैं। तो फिर या तो एक अपर या तो एक लोअर, जैसे बी या तो सी से बात कर सकता है या तो ए से बात कर सकता है, सी या तो डी से कर सकता है या तो बी से कर सकता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े, तब क्या करेगा? तब यही करता रहेगा ए बी सी डी? नहीं, तब क्या करेगा? तब बेटा इस पूरी लाइन ऑफ कमांड को तोड़ देगा, नष्ट कर देगा, और डी बात कर लेगा सीधे जी से। ठीक है, जिसको आपको येलो लाइन में दिखाया जा रहा है, ये क्या है? गैंग प्लैंक। और इस पूरे जो ट्रायंगल को दिखाया जा रहा है वो क्या है? स्केलर चेन। प्रिंसिपल भी किसका है? स्केलर चेन का ही है। समझ गए? अब एक बार रीड करके देखते हैं। इट इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रेडिकेटेड ऑन एस्टैब्लिशिंग एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, ये चाहता है कि एक लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिश हो जाए जिसको कोई तोड़ ना सके। लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिश हो जाए अनब्रोकन, मतलब जिसको कोई तोड़ ना सके, फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन डाउन। इन दिस मॉडल द पर्सन एट ईच मैनेजमेंट लेवल कम्युनिकेट्स विद ओनली, यहां पे ध्यान देना, विद ओनली एक, इस चैनल, इस उसमें पूरे में क्या दिखाया गया मॉडल में, कि जो मैनेजमेंट लेवल का पर्सन है वो बात कर सकता है दोस्त डायरेक्टली अबव एंड बिलो देम, या तो एक नंबर ऊपर या तो एक नंबर नीचे। अच्छा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बरकरार रखने के लिए और इमरजेंसी के केस में यहां पे एक्सेप्शन दिया गया है, जिसको हम लोग गैंग प्लैंक भी कहते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इनके पॉजिटिव इफेक्ट और वॉलेटिंग इफेक्ट के बारे में। बेटा सबसे पहले फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन। अगर आप स्केलर चेन का पालन करते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का प्रॉपर फ्लो रहेगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशंस बेटर हो पाएंगे क्योंकि आप अथॉरिटी का रिस्पेक्ट कर रहे हो। तीसरी बात, क्विक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स का तुरंत सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप स्केलर चेन का पालन नहीं करते हो या गैंग प्लैंक को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो इंफॉर्मेशन का फ्लो बिगड़ेगा, रिलेशंस में खटास आएगी, बिटरनेस इन रिलेशनशिप। इसके अलावा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी क्योंकि भैया इंफॉर्मेशन का सही समय पे अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम भी बढ़ेंगी। अगर आप एक प्रॉपर चैनल फॉलो करोगे ये वाला तो फिर प्रॉब्लम नहीं बढ़ेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है ऑर्डर। ये प्रिंसिपल बड़ा, ये भी इजी सा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का कहता है कि भैया हमें हर चीज को ऑर्डर में रखना है। समझ गए? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, अपने ऑर्गेनाइज तरीके में होनी चाहिए। A company should maintain a well-defined work order to have a favorable work culture. एक वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर हो, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन कब आएगा, ये सामान कहां रखा है, वो कहां बैठेगा, वो कहां उठेगा, ये सारी चीजें आपको ऑर्डरली करनी पड़ेंगी। इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इंसान की। अब मैं जरा फटाफट से देख लेता हूं पॉजिटिव और वॉलेटिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, ओके, तो पॉजिटिव और वॉलेटिंग इफेक्ट इससे देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप हर काम ऑर्डर में करोगे तो भैया मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा बिल्कुल भी। हर जगह ऑर्डर पे है, सबको पता है कि ये काम यहां होना है, वो काम वहां होना है, तो मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा, कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा। टाइम में कोई भी लॉस नहीं होगा, टाइम में कोई भी लॉस नहीं होगा, आपका टाइम बचा के रखोगे आप। डिसिप्लिन बेटर रहेगा क्योंकि आपको पता है कि क्या काम कैसे करना है। टाइम का वेस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया आपको पता है कि ये सामान यहां रखा है, जाऊंगा उठाऊंगा और यूज करूंगा। रिसोर्स ये यहां मिल जाएगा, जाऊंगा उठाऊंगा यूज करूंगा। टाइम आपका किल नहीं होगा। वॉलेटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। अगर आप ऑर्डर नहीं करते हो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसऑर्डर फैला हुआ है बीमारी की तरह, हर जगह इधर उधर सामान पड़े हुए हैं, आदमी को पता नहीं क्या करना है, किससे मिलना है, किससे कमांड लेना है, तो क्या होगा? रिसोर्सेज के मिसयूज होंगे, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे और डिसऑर्डर बढ़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल इज इक्विटी। इक्विटी प्रिंसिपल कहता है कि हर मैनेजर को यह इंश्योर करना चाहिए कि उसके एम्प्लॉइज में वो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कोई भेदभाव ना करे। ऑल एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली, एक मैनेजर ऐसा कहता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है बच्चों, कि भैया लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आपने सिविक्स की किताबों में पढ़ा होगा कि कोई भी इंसान जो धरती पे भारत की रह रहा है वो अलग नहीं है, हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग बराबर हैं। छुआछूत चलती थी पहले, वो सब खत्म कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि भैया हर आदमी इक्वल है,
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, क्रीड, रेस, कलर, किसी भी मायने में देखा जाए हम सब बराबर हैं। तो इसी तरीके से बेटा हेनरी फ्योल कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होनी चाहिए, चाहे जैसा भी हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉय है एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉयज फेस डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी एम्प्लॉयज को डिस्क्रिमिनेशन, अलगाववाद फेस ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट की। अगर आप इक्विटी लेके चलोगे, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति समर्पित रहेंगे। डिवोशन मतलब समर्पित, जैसे भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं ना, वैसे डिवोशन, डिवोटी हो जाएंगे। स्किल्ड एम्प्लॉइज अपनी स्किल को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भैया वो कहेंगे कि भैया सब लोग बराबर हैं, तो जल्दी से हम थोड़ा स्किल और इंप्रूव कर लेते हैं, और ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठ जाते हैं। और अनस्किल्ड एम्प्लॉय भी कुछ स्किल्स अचीव करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अगर इक्विटी नहीं रखोगे तो जो अच्छे और काबिल एम्प्लॉय हैं वो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। स्किल्ड वर्कर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, स्किल्ड वर्कर्स की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक, और केयरलेसनेस बढ़ेगी अनस्किल्ड वर्कर्स की। देखो कहा यह जा रहा है जो स्किल्ड वर्कर है, जो हमारे यहां स्किल्ड वर्कर है, अगर आप उनको इक्विटी नहीं दोगे, बराबरी का स्थान नहीं दोगे, तो वो तो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे ना, उनका कॉन्फिडेंस भी गिरेगा, एफिशिएंसी भी गिरेगी, और जो अनस्किल्ड हैं वो कहेंगे अरे सब बराबर हैं तो काहे काम करें, तो चलो हम क्या हो गए, केयरलेस हो जाएं। तो ये हो जाएगा बेटा इक्विटी। बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करने के लिए आए वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करें, वो रहें ऑर्गेनाइजेशन में। एन एम्प्लॉय डिलीवर्स द बेस्ट इफ दे फील सिक्योर इन देयर जॉब। एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट देता है एक जॉब में जब उसको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको पता है कि उनको कोई निकाल नहीं सकता है, और मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी ऑफर करें इफ दे फील सिक्योर इन देयर जॉब। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी ऑफर करें, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अगर आप ऐसा करते हो, लोगों को ये विश्वास दिलाने में सक्सेसफुल हो जाते हो कि आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, आप इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, स्किल्ड वर्कर्स कंपनी की तरफ डिवोटी रह जाएंगे, झुकाव होगा, ट्रेनिंग में खर्चा कम होगा, क्योंकि बेटा सारे पुराने लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो ट्रेनिंग पे कोई खर्चा नहीं होगा। भैया नया आदमी आएगा नहीं तो ट्रेनिंग पे कोई खर्चा नहीं होगा, बार बार नए नए लोग आएंगे तो ट्रेनिंग पे खर्चा होगा। तो ये चार फायदे हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि भैया मुझे निकाला नहीं जाएगा तो मैं अच्छे से काम करूंगा, खुल के खेलूंगा। कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, ट्रेनिंग का खर्चा कम होगा, और झुकाव कंपनी के प्रति बढ़ जाएगा। अगर मैं वॉलेटिंग इफेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप उनको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं दे रहे हो, सबसे पहले एम्प्लॉयज का भरोसा ही डगमगाता रहेगा, एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मतलब भरोसा डगमगा रहा है। दूसरी बात, कंपनी की रेपुटेशन गिरेगी, क्योंकि लोग कंपनी को छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। गुड वर्कर्स लीव कंपनी, जो अच्छे वर्कर्स हैं वो भी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। एंड जब बार बार नए नए लोग आएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उसमें भी आपका नुकसान है। मतलब चौतरफा फायदा और चौतरफा नुकसान स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का। बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब यह है कि एक मैनेजर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए कि यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू शुड टेक इनिशिएटिव इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक मैनेजर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए कि भैया बोलो तो, अरे हिस्सा तो लो, तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम इनिशिएट तो करो। अगर एम्प्लॉय का सजेशन काम आता है तो मैनेजर को उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, यानी कि कुछ इनाम भी देना चाहिए। द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड इनकरेज द एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट और इनकरेज करना चाहिए ताकि वो इनिशिएटिव ले ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होगा, इससे उनका इंटरेस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगा, और हो सकता है कि कुछ अच्छे और काम के सजेशन सामने निकल के आ जाए। इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, फटाफट से इसको देख लेते हैं। बेटा अगर एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो एम्प्लॉय सोचेगा तो एम्प्लॉय की थिंकिंग पावर बढ़ेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एम्प्लॉय जब डिसीजन लेगा तो उसका कॉपरेशन बढ़ेगा, क्योंकि उसी के बीच के दिए, मान लो 100 एम्प्लॉय हैं, 100 ने अपने अपने सजेशन दिए, एक का सजेशन माना गया तो एम्प्लॉय को भी लगेगा ना कि हाँ भैया हमारे ही लोगों में से किसी एक का सजेशन माना गया तो हम तो दिल लगा के काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तीसरी बात,
ऑर्गेनाइजेशन से सेंस ऑफ अटैचमेंट आएगा कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी है। लोग कहते हैं ना अपना घर समझो, अरे कैसे समझे, हमारा घर ही नहीं तो कैसे समझे, है ना। वो कहते हैं ना लोग, अरे बेटा अपना घर समझो, जूता पहन के आ जाओ, बाहर उतारने की जरूरत नहीं है। कैसे अपना घर समझे, फीलिंग तो दिलाओ। कैसे अपना घर समझेंगे, जब आप अपने घर की बातों में हमको इंक्लूड करोगे, जब आप अपनी बातें हमको बताओगे, छुपाओगे तो नहीं अपना घर हम मानेंगे, ठीक है। तो अटैचमेंट की फीलिंग कैसे आएगी, जब आप हमको इंक्लूड करते हो। वॉलेटिंग इफेक्ट की बात करें, डिक्लाइन इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की थिंकिंग पावर जो होगी वो गिरेगी, क्योंकि एम्प्लॉइज का काम है ही नहीं सोचने का, तो इनिशिएटिव लेने की कोई बात ही नहीं हो रही है। नॉन कॉपरेशन, कॉपरेशन नहीं होगा एम्प्लॉइज के बीच में, क्योंकि आपस में कोई बातचीत नहीं होगी। और दूसरी बात, एम्प्लॉयज भी समझ जाएंगे हमारी तो सुनी नहीं जाएगी, हमारी तो चलती नहीं है, जो चलानी है मैनेजमेंट को चलानी है, तो भैया जो हमको बोला जाएगा हम कर लेंगे, हम काहे को कोऑपरेट करें। बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉय का अटैचमेंट कंपनी के साथ कम होगा, बढ़ेगा नहीं, ये है वॉलेटिंग इफेक्ट। बात करते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जो कि होने वाला है स्पिरिट डी कॉर्प्स। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। स्पिरिट डी कॉर्प्स हमारा बेटा प्रिंसिपल है, वो टीम वर्क के बारे में बात करता है। और यहां पे हेनरी फ्योल कहना चाहते हैं कि हमेशा एक मैनेजर को ये बोलना चाहिए कि वी विल डू दिस वर्क इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई विल डू इट। हमेशा एक मैनेजर को ये बोलना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे, कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये काम कर लूंगा। समझ गए। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, मोटिवेट रखें, मोटिवेटेड रखें, ठीक है। भरोसा डेवलप करना होगा, डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, ताकि पॉजिटिव आउटकम निकले और वर्क एनवायरनमेंट बढ़िया हो। हमेशा अ मैनेजर शुड ऑलवेज से दैट वी विल डू दिस वर्क, हम ये काम कर लेंगे। कभी भी उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि आई विल डू इट, मैं ये काम कर लूंगा। मैं जो है ना, मैं, ठीक है, मैं ही इंसान को मारता है। द बिहेवियर ऑफ मैनेजर विल कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन अमंग द सबऑर्डिनेट, कि भैया जो कॉपरेशन का बिहेवियर है वो एम्प्लॉयज के अंदर एक स्पिरिट बना के रखता है। जैसे कि राम जी ने जब रावण का वध किया, तो रावण लोगों ने पूछा कि आपने मारा है, तो राम जी ने कहा, राम भगवान ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं मारा है। रावण तो पूछा भैया किसने मारा है, तो राम भगवान ने जवाब दिया कि मैंने मारा है। तो फिर लोगों ने पूछा मारा किसने, तुमने मारा है? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं मारा है। फिर लोगों ने पूछा तो तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? तो राम भगवान ने कहा कि उसको उसके मैंने मारा है। मैंने मतलब मैं मतलब अहंकार, समझ गए, अहंकार। तो इसीलिए मैनेजर को हमेशा क्या बोलना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे, मिलके ये काम कर लेंगे, मैं ये काम नहीं कर लूंगा। और वो कर भी नहीं पाएगा अकेले, ठीक है, उसको एक टीम की जरूरत हमेशा ही पड़ेगी। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं, टीम स्पिरिट बढ़ेगी, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, रिलेशनशिप स्वीट बनी रहेगी। वॉलेटिंग इफेक्ट, टीम स्पिरिट कम हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे, रिलेशनशिप में खट्टास बनी रहेगी, ठीक है। बच्चों आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने 14 के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कम से कम समय में आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अगली क्लास का जरूर वेट करिएगा, वहां पे मैं आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि FW टेलर ने दिए थे वो पढ़ाने वाला हूं। एंड डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो कि भैया आपको ये क्लास कैसी लग रही है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए CUET अड्डा 24/7 चैनल के साथ, क्योंकि यहां पे आपको मिलने वाली है बहुत सारी पढ़ाई 2024 CUET और 2024 क्लास 12 के बोर्ड्स के लिए। बाय बाय टाटा, टेक केयर, जय हिंद।